सुप्रभात मेरे छात्रों, कैसे हैं आप सभी? ठीक हैं। आज हम सभी इस वीडियो में क्लास 6, 7 और 8 स्टैंडर्ड को मिलाकर जो मैंने संधि का एक सीरीज़ तैयार किया था उसी से संबंधित संधि का शेष भाग बताने जा रहे हैं। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने स्वर संधि के बारे में जाना था, व्यंजन संधि के बारे में जाना और आज हम लोग विसर्ग संधि के बारे में जानेंगे। इस प्रकार से हम लोगों का संधि समाप्त होगा। तो आइए देखते हैं। देखिए, विसर्ग संधि। विसर्ग के बाद, विसर्ग का मतलब ही होता है दो बिंदु। देखिए, दो बिंदु जब एक सीध में हो, विसर्ग। विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आने पर उनके मेल से जो परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे मनः जोर रथ, देखिए यही विसर्ग है। न के आगे यह दो बिंदु, मनः जोर रथ, क्या बना? मनोरथ। कैसे बनता है, किस नियम के अंतर्गत यह बनता है, यही हम लोग को जानना है विसर्ग संधि में। तो देखिए, विसर्ग संधि के कुछ नियम होते हैं। पहला है, यदि विसर्ग के बाद क, च, छ, फ हो तो विसर्ग का परिवर्तन तालव्य स या मूर्धन्य स, तथा यदि क, त, स हो तो दंती स में परिवर्तन हो जाता है। दोबारा सुन लीजिए एक बार। यदि विसर्ग के बाद क, च, छ, फ हो तो विसर्ग का परिवर्तन तालव्य से हो, मूर्धन्य से हो, या यदि क, त, स हो तो दंती स में हो जाता है। किस चीज़ का परिवर्तन? विसर्ग का। यह जो हिंदी का ये जो वाक्य लिखा हुआ है, इतने लंबे चौड़े जो ये नज़र आते हैं, ये सभी को हम उदाहरण के द्वारा भली भांति समझ जाते हैं। तो देखिए, पहले नोट देख लीजिए। च और छ हो तो विसर्ग का परिवर्तन तालव्य स में होगा। क, ख, ट, ठ, प, फ अगर हो तो विसर्ग का परिवर्तन मूर्धन्य स में होगा। और यदि त या दंती स हो तो विसर्ग का परिवर्तन अर्ध दंती स में होगा। जैसे निह जोर छल, विसर्ग के बाद क्या आया? छ आया। विसर्ग के बाद क्या है? छ है। तो यहाँ देखिए, अगर छ हो तो परिवर्तन विसर्ग किस चीज़ में होगा? तालव्य स में, वो भी अर्ध, आधा। तो निह जोर छल, निश्छल। निह जोर चिंत, निश्चिंत। निह जोर फल, निष्फल, जिसका कोई फल नहीं हो। नमः जोड़ते, नमस्ते। ठीक है। आप इसे दो प्रकार से याद कर सकते हैं। या तो आप यहाँ लिखे गए जितने भी व्याकरणिक शब्द हैं, इन सभी को बारी बारी से देखिए और उसके बाद आप उदाहरण देखिए, या आप उदाहरण से इसको मिलाकर समझ सकते हैं कि आखिर ये कैसे बन रहा है। विसर्ग के बाद अगर छ है तो विसर्ग का परिवर्तन तालव्य स में हो गया, अर्ध में। विसर्ग के बाद च है तो तालव्य, तो इसका परिवर्तन हो गया तालव्य स में, अर्ध में। विसर्ग के बाद फ है तो विसर्ग किस में बदलेगा? मूर्धन्य स, अर्ध में, मतलब आधा में। विसर्ग के बाद अगर त है तो किस चीज़ में बदलेगा? दंत स, आधा। देखिए, त है तो यहाँ पर यह बदला हुआ है। दूसरा देखते हैं कि विसर्ग से पहले अ या आ के अतिरिक्त अन्य स्वर हो, अ हो या आ हो, इनके अतिरिक्त अगर कोई अन्य स्वर हो और बाद में कोई स्वर हो या किसी भी वर्ग का, वर्ग से मतलब समझ गए, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, व्यंजन वर्णों में हम लोगों ने इसकी चर्चा की थी, या किसी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण हो, या य, र, ल, व, ह। य, र, ल, व को कौन सा वर्ण कहते हैं? अंतःस्थ वर्ण। ठीक है। य, र, ल, व, ह में से कोई वर्ण हो तो विसर्ग का परिवर्तन रेफ, र में हो जाता है। जो ऊपर में
देखिए इस चिन्ह को, ठीक है। जैसे दुह जोर गुण, क्या बना? दुर्गुण। दुह जोर लभ, दुर्लभ। निह जोर धन, निर्धन। दुह जोर आचार, दुराचार। ठीक है। विसर्ग के बाद यहाँ पर क्या है? किसी भी वर्ग का तीसरा वर्ण हो। यहाँ पर लिखा हुआ है किसी वर्ग का तीसरा। तीसरा मतलब क वर्ग का तीसरा क्या होगा? ग होगा। तो किसी भी वर्ग का अगर तीसरा वर्ण, मतलब यहाँ पर ग दिया हुआ है, क वर्ग का यह तीसरा वर्ण है, तो विसर्ग का परिवर्तन रेफ र में हो जाता है। देखिए ग के ऊपर यहाँ पर र की मात्रा। तीसरा देखते हैं कि विसर्ग से पहले, विसर्ग से पहले, पहले और बाद का अर्थ समझ लीजिए। पहले का मतलब हो गया धनात्मक चिन्ह के पहले, और बाद का अर्थ हो गया धनात्मक चिन्ह के बाद। विसर्ग से पहले अ तथा बाद में अ या किसी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण य, र, ल, व, हो तो विसर्ग का परिवर्तन ओकार में हो जाता है। अर्थ समझ लीजिए, बहुत आसान है कि विसर्ग के पहले अ हो तो ध्यान दीजिए यहाँ पर न लिखा हुआ है, न का उच्चारण करेंगे तो क्या बचेगा? अ बचेगा। ठीक है, पहला वाक्य समझ गए। विसर्ग से पहले अगर अ हो और विसर्ग के बाद किसी भी वर्ग का अगर तीसरा वर्ण हो, तो प वर्ग का तीसरा क्या होगा? ब होगा। तो विसर्ग का परिवर्तन किस चीज़ में होगा? ओकार में। तो यह ओ की मात्रा किस में लगेगा? ठीक इसके पहले वाले वर्ण में ओकार की मात्रा लग जाएगी। तो न में ओ की मात्रा जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? नो। तो शब्द बना मनः जोर बल, मनोबल। मनः जोर हर, मनोहर। मनः जोर रंजन, मनोरंजन। तपः जोर वन, तपोवन। ठीक है। चौथा देखिए, विसर्ग से पहले हर्ष स्वर, कौन सा स्वर? हर्ष स्वर, तथा बाद में र होने पर हर्ष स्वर दीर्घ स्वर में बदल जाता है। विसर्ग के पहले हर्ष स्वर होगा और विसर्ग के बाद अगर र होगा तो यही हर्ष स्वर जो है दीर्घ स्वर में बदल जाएगा और विसर्ग का लोप हो जाता है, मतलब गायब हो जाता है, उसे नहीं लिखा जाता है। जैसे निह जोर रस बराबर नीरस, निह जोर रज बराबर नीरज। आपको यह याद कैसे करना है, समझना कैसे है, देख लीजिए। यहाँ पर जो हमने नंबर लिखा है, 1 नंबर, यहाँ 2 नंबर, यहाँ 3 नंबर, यहाँ 4 नंबर, इन नंबरों को ध्यान से देखिए। मतलब आपके पास विसर्ग संधि के यह 4 प्रमुख नियम दिए गए हैं और यह जो वाक्य लिखा हुआ है नियम से संबंधित, आपको एक एक वर्ण को देखना है और उदाहरण को देखना है कि क्या यह उदाहरण इस नियम के साथ फिट बैठता है या नहीं, सामंजस्य स्थापित कर पाता है या नहीं। तो आप इस उदाहरण को समझ लीजिए, उदाहरण के साथ यह खुद ही समझ में आ जाएगा। तो आपको रटने की भी आवश्यकता नहीं होगी। 1 या 2 बार आप खुद प्रयास कीजिएगा और भी उदाहरण आपको दिया जाएगा बनाने के लिए, संधि विच्छेद दिया जाएगा बनाने के लिए। आप जैसे जैसे बनाते जाएंगे आपको इसमें किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। तो इस प्रकार से हम लोगों ने आज के इस वीडियो में देखा विसर्ग संधि के बारे में, विसर्ग संधि के कुछ नियमों के बारे में। अब आपको इस संधि में स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि बता दिए गए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।